गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल अपन ने लास्ट टॉपिक छोड़ा था तत्वों का वर्गीकरण। अब आपके पास पहला शब्द आएगा तत्व। तत्व किसे कहा था अपन ने? समान परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। समान परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। फिर आपके पास शब्द आता है वर्गीकरण किसे कहते हैं? वर्गीकरण का अर्थ है वर्ग में विभाजित करना, अर्थात समानता व असमानता के आधार पर किसी भी वस्तु का समूह में क्या करना? विभाजित करना। क्या कहलाता है? वर्गीकरण। समान लक्षणों वाले या समान वस्तुओं का समूह है और असमान वस्तुओं का अलग समूह बनाना क्या कहलाता है? वर्गीकरण। यदि तत्वों का समानता व असमानता के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में समानता व असमानता के आधार पर उन्हें समूह में विभाजित करना क्या कहलाता है? तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण का क्या हो गया? किसी भी वस्तु का या वस्तुओं का समानता व असमानता के आधार पर क्या करना? विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। अब तत्वों के वर्गीकरण की बात करें तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में समानता व असमानता के आधार पर उन्हें समूह में या वर्गों में क्या करना? ग्रुप में विभाजित करना क्या कहलाता है? तत्वों का वर्गीकरण। पहला ही पॉइंट बनता है आपके पास तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। क्यों पड़ती है? तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अपन ने क्या कहा? तत्वों को समानता व असमानता के आधार पर समूह में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। तो पहला पॉइंट ही बनता है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक अपन साधारण सा उदाहरण लेते हैं। एक दुकानदार है। दुकानदार मार्केट से सामान खरीद के लाता है अपनी दुकान में और अपनी दुकान में लाने के पश्चात नहाने के जितने भी साबुन हैं, अलग अलग प्रकार के नहाने के साबुन, उनको अलग अलग व्यवस्थित करता है। जैसे लाइफबॉय को अलग, लक्स को अलग, या इसी प्रकार कपड़े धोने के जो साबुन है उन्हें अलग व्यवस्थित करता है। सिर पर लगाने का जो तेल है उसको अलग व्यवस्थित करता है। पेंट है उसे अलग व्यवस्थित करता है। या एक बुक स्टोर में जो बुक वाला है वो 9th क्लास की बुक को अलग रखता है, 10th क्लास की बुक को अलग रखता है, 11वीं क्लास की बुक को अलग रखता है, 8th क्लास की बुक को अलग रखता है, 5th क्लास की बुक को अलग व्यवस्थित करता है। क्यों करता है सबका? ताकि उस दुकानदार को, ग्राहक को सामान लेते समय किसी प्रकार की तकलीफें ना हो। यदि दुकानदार पूरा सामान लाकर वह अव्यवस्थित तरीके से दुकान के अंदर ठूस देता है तो उसके पश्चात क्या होगा? जब ग्राहक आएगा तो ग्राहक सामान मांगेगा, सामान की डिमांड करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो दुकानदार अगर अव्यवस्थित सामान है तो सामान को ढूंढता रह जाएगा, लेकिन उसे सामान नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में वो नाराज होकर ग्राहक चला भी जा सकता है। तो इसका मतलब अपनी सेलिंग प्रक्रिया को या दुकानदारी की प्रक्रिया को आसान करने के लिए उसने अपनी सामान को व्यवस्थित ढंग से समानता व असमानता के आधार पर विभाजित कर दिया। उसी प्रकार प्रकृति के अंदर वर्तमान समय में अपन ने आपको बताया था 118 प्रकार के तत्व पाए खोजे जा चुके हैं। इन 118 प्रकार के तत्वों को याद रखना एवं इन 118 प्रकार के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म को याद रखना संभव नहीं। तो उनके तत्वों के अध्ययन को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए
तत्वों को समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ी, ताकि जितने भी प्रकृति में 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उनके अध्ययन को सरल एवं सुविधाजनक बनाया जा सके। अब तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास प्राचीन समय से वैज्ञानिक करते आ रहे हैं। प्राचीन समय से वैज्ञानिकों ने तत्वों के अध्ययन को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए, जिनमें से 4 प्रकार के साइंटिस्ट या 4 साइंटिस्ट आपके सिलेबस में शामिल, जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। जिनमें सबसे पहला वैज्ञानिक आता है डोबेराय ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे डोबेराय का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। अब तक तत्वों के वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास कौन से वैज्ञानिक ने किया? डोबेराय नामक वैज्ञानिक ने किया। डोबेराय नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को परमाणु भार, जिसका दूसरा नाम है द्रव्यमान संख्या। अब इन शब्दों से पहले परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या से पहले आप सबको पता है, आपके पास कुछ शब्द आए थे। इसमें पहला शब्द आया था परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक का अर्थ क्या था बेटा? किसी तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 3 है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 4 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 17 है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, इसका मतलब इसमें सोडियम प्रोटॉन की संख्या कैल्शियम में 20 है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 30। अब परमाणु क्रमांक के साथ आपके पास शब्द आया था परमाणु भार। परमाणु भार के साथ दूसरा शब्द अपन ले सकते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार या द्रव्यमान का अर्थ क्या है? किसी तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। जैसे अपन कहते हैं कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 3। और लिथियम का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4। इसका मतलब 3 इसमें प्रोटॉन की संख्या है और 4 इसमें किसका है? किसकी संख्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। अपन कहते हैं सोडियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु भार 23 है, इसका मतलब सोडियम में प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 12। तो यहाँ परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो डोबेराय नामक साइंटिस्ट ने तत्वों का वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास किया था। डोबेराय नामक वैज्ञानिक ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर 3 तत्वों के समूह बनाए गए। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। तो डोबेराय नामक वैज्ञानिक ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों के 3 तत्वों के समूह बनाए,
जिसे डोबेराइन का त्रिक कहते हैं, जिसे डोबेराइन का त्रिक कहते हैं। अब डोबेराइन के त्रिक में जिन तीन तत्वों के समूह रहे थे उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या थे? समान। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म समान होने के साथ साथ डोबेराइन त्रिक में बीच वाले तत्व का द्रव्यमान बाहर वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार की औसत के लगभग बराबर होता है। जैसे डोबेराइन ने लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का एक समूह बनाया। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम तीनों के ही रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7 होती है, सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 होती है और पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 39 होती है। अब बाहर वाले दोनों का योग Li प्लस K बटा 2, लिथियम की द्रव्यमान संख्या 7 प्लस 39 बटा 2 बराबर औसत निकालेंगे 2 का भाग 2 39 7 46 बटा 2 23 जो किसका आ गया? सोडियम का द्रव्यमान संख्या। कहने का मतलब क्या है? तत्वों के वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास है वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था? डोबेराइन नामक एक वैज्ञानिक। डोबेराइन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर तीन तत्वों के समूह बनाए जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान थे। अब इन तीन तत्वों के समूह को डोबेराइन का त्रिक कहते हैं। डोबेराइन के त्रिक में जो तत्व भाग लेते हैं या दो तत्वों का समूह बनाया था उनमें बाहर वाले तत्वों के द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे उसने लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का त्रिक बनाया। लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7, परमाणु भार 7, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या 23, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 39। अब बाहर वाले दोनों कोशों में लिथियम एंड पोटेशियम के द्रव्यमान का योग 46 होता है, उसका औसत निकालते हैं, 2 का भाग देते हैं तो किसका आ जाता है? बीच वाले तत्व का परमाणु भार आता है। दूसरा कैल्शियम, पोटेशियम एंड बेरियम। कैल्शियम, पोटेशियम एंड बेरियम में से बेरियम एंड कैल्शियम का औसत जो है वो पोटेशियम की क्या होता है? औसत होता है। देखो लगभग औसत होता है 40 प्लस 137 177 बटा 2 8 पॉइंट समथिंग 88 पॉइंट समथिंग होता है। इसी प्रकार तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में क्लोरीन एंड आयोडीन का परमाणु भार का औसत ब्रोमीन के परमाणु भार के लगभग बराबर है। अब आपको इच्छा करती है बेटा डोबेराइन के त्रिक सिद्धांत की कमी। डोबेराइन के त्रिक सिद्धांत में कमी क्या रहेगी बेटा? मूल तो कमी क्या है? डोबेराइन नामक वैज्ञानिक केवल 3 ही त्रिक का निर्माण करता है, जबकि वर्तमान समय में आपको सबको पता है इस प्रकृति में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उनमें से डोबेराइन केवल उस समय कितने त्रिक बना पाया था? 3 ही त्रिक बना पाया था। इसलिए कुछ समय पश्चात ये सिद्धांत क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। तो यहां वर्गीकरण में सबसे पहले आपके पास वैज्ञानिक कौन आया था? डोबेराइन। डोबेराइन क्या कह रहा है? तो डोबेराइन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर तत्वों के 3 समूह बनाए या समान गुणधर्म वाले तत्वों के 3 के समूह बनाए। इन 3 तत्वों के समूह को डोबेराइन का त्रिक कहते हैं। डोबेराइन के त्रिक में जो तत्व भाग लेते हैं उनमें बाहर वाले दोनों तत्वों के द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है।
डोबेराय नामक वैज्ञानिक केवल 3 ही त्रिक बना पाया था, इससे आगे त्रिक का निर्माण नहीं कर पाया था। उसके पश्चात दूसरा वैज्ञानिक आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो क्या पाया? न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया तो क्या पाया कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्रथम तत्व के गुणधर्म, आठवें तत्व के गुणधर्म के बराबर होते हैं। जिस प्रकार संगीत में सुर, पहला सुर और आठवां सुर जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, 1 2 4 5 6 7 और 8वां वापिस कौन सा सुर समान आ गया? समान आ गया। इस घटना को युद्धों ने या इस नियम को ही क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर क्या किया? व्यवस्थित किया। तो उन्होंने क्या पाया कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्रथम तत्व के गुणधर्म, आठवें तत्व के गुणधर्म के क्या होते हैं? समान होते हैं। जिस प्रकार संगीत में पहला सुर और आठवां सुर अर्थात सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, वापस कौन सा आ गया? सा आ गया। पहला सुर आठवें सुर के समान होता है। उसी प्रकार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो प्रथम तत्व के गुणधर्म, आठवें तत्व के गुणधर्म के क्या होते हैं? समान होते हैं। इस नियम को ही क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। अब इसमें आपको क्या रखनी है बेटा? इसकी भी क्या रखनी है? कमी क्या रखनी है? न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो प्रारंभिक 20 तत्व है पर जो लागू होता है, लेकिन इससे आगे के तत्वों पर न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता। प्रारंभिक 20 तत्वों पर न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है, लेकिन 20 तत्वों के पश्चात आगे के तत्वों पर न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू नहीं होता। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम से पहले अपने पास कितने वैज्ञानिक आ गए? 2 वैज्ञानिक आ गए तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए। सीधा पता क्या रखना है? जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई, तत्वों के अध्ययन को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास क्यों करने की आवश्यकता पड़ी? तब अपन ने कहा कि प्रकृति में 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इन 118 प्रकार के तत्वों को याद रखना एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को याद रखना संभव नहीं है। तो उनके अध्ययन को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। सन 1800 तक प्रकृति में केवल 31 तत्व खोजे गए थे। फिर उसके पश्चात 1865 तक प्रकृति में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी और वर्तमान में 118 प्रकार के तत्वों की क्या की जा चुकी है बेटा? खोज की जा चुकी है, जिनमें से अधिकांश तत्व प्राकृतिक है और कुछ तत्व मानव निर्मित है, यानी कि मानव ने उनका निर्माण किया। अब तत्वों के अध्ययन को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए तत्वों का वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास अपन कर रहे हैं। कौन से साइंटिस्ट? डोबेराय नामक साइंटिस्ट। और डोबेराय ने क्या किया? तत्वों के परमाणु भार का क्या था? किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन
व न्यूट्रॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। तो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के परमाणु भार को डोबेलाइट नामक साइंटिस्ट ने तत्वों के परमाणु भार के आधार पर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम कर व्यवस्थित करके तीन तत्वों के समूह बनाए और उन तीन तत्वों के समूह में गुणधर्म भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान थे और साथ में बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाहर वाले दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर था। अब इसमें क्या रखेंगे, आपको एक ही याद रखनी है, इसकी कभी क्या है, कभी एक ही याद रखनी है। डोबेलाइट प्रकृति में पाए जाने वाले केवल तत्वों की 3 ही त्रिक बना पाया था, अन्य तत्वों के वो त्रिक बनाने में असमर्थ रह गया। फिर उसके पश्चात दूसरा साइंटिस्ट आ जाता है, कौन सा, न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट। न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या व्यवस्थित किया। तत्वों को परमाणु भार के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रथम तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, 8वें तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के क्या होते हैं, समान होते हैं। जिस प्रकार संगीत में पहला सूत्र 8वें सूत्र क्या होता है, समान होता है, उसी प्रकार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर पहले तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म 8 तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के क्या होते हैं, समान होते हैं। इस घटना को ही या इस नियम को ही क्या कहते हैं, न्यूटन का अष्टक नियम। और कुछ याद रखना है आपको, क्या याद रखिए, इसकी कमी याद रखिए। कमी क्या है, कमी है न्यूटन का अष्टक नियम प्रारंभिक कैल्शियम तक के यानी कि 20 20वें तत्व तक यह नियम लागू होता है। लेकिन इसके पश्चात जो आगे वाले तत्व स्कैंडियम से अपन जो शुरू करते हैं वो अष्टक के नियम का पालन नहीं करते। फिर इसके पश्चात न्यूटन के पश्चात तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए अगला जो वैज्ञानिक आता है वो है मेंडल। अगला जो वैज्ञानिक आता है बेटा वो है मेंडल। मेंडल की आवर्तक। अब तीसरा जो वैज्ञानिक आता है मेंडल। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले बेटा किसका निर्माण किया था, आवर्त सारणी का। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किसको आधार बनाया था वर्गीकरण करने के लिए, तो तत्वों को यदि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही समूह में आ जाते हैं। क्या कहें अपन, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, डायमेट्री मेंडल नामक वैज्ञानिक। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या पाया कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही समूह में आ जाते हैं। इसी बात को आधार बनाकर मेंडल नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी बनाने के लिए या तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया था। उस नियम को मेंडल का आवर्त नियम कहते हैं। उस नियम क्या कहते हैं, मेंडल का आवर्त नियम, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। मेंडल का आवर्त नियम क्या है, तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म
परमाणु भार की आवर्ती फलन होते हैं। इसे मेंडलिव का आवर्त नियम है। अब दो ही चीज याद रखनी है, क्योंकि अपन को तो वर्तमान में मॉडर्न आवर्त या आधुनिक वर्गीकरण पढ़ना है बेटा, तो मेंडलिव के संदर्भ में याद क्या रखना है? पहला पॉइंट याद रखना है, तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? मेंडलिव नामक वैज्ञानिक। मेंडलिव नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर क्या कहता है, व्यवस्थित कहता है, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग या समूह में आ जाते हैं। इसी बात को आधार बनाकर मेंडलिव नामक साइंटिस्ट ने एक तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए आवर्त नियम प्रस्तुत किया था, जिसकी आपको कंठस्थ परिभाषा याद है, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? यदि आवर्त सारणी बनाने के लिए तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है, तो समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही समूह में या एक ही वर्ग में आते हैं। मेंडलिव नामक साइंटिस्ट ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए दो आवर्त सारणी बनाई थी। उसके लिए दो प्रकार की पंक्तियां काम में ली थी। नंबर फर्स्ट, ऊर्ध्वाधर पंक्ति। ऊर्ध्वाधर पंक्ति का मतलब क्या हो गया? खड़ी पंक्ति को उन्होंने वर्ग नाम दिया, तथा क्षैतिज पंक्ति उन्होंने आवर्त नाम दिया। क्या कहा पर मेंडलिव ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए जो आवर्त सारणी बनाई थी, उस आवर्त सारणी में दो प्रकार की पंक्तियां काम में ली थी। उनमें से ऊर्ध्वाधर या खड़ी पंक्ति को वर्ग नाम दिया था, जबकि क्षैतिज पंक्ति, पड़ी पंक्ति को उन्होंने आवर्त नाम दिया था। अब मेंडलिव ने आवर्त सारणी का निर्माण करने के लिए 8 वर्ग बनाए थे और प्रत्येक वर्ग को पुनः ए व बी उपवर्ग में विभाजित कर दिया। इस प्रकार मेंडलिव की आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 8 थी, जबकि उपवर्ग की संख्या कितनी हो गई? 1 में 2 आ रहे हैं, तो कितनी हो गई? 16 हो गई। तो मेंडलिव ने अपनी आवर्त सारणी का निर्माण करने के लिए जो वर्ग बनाए थे, उन्हें पहले 8 वर्ग में विभाजित किया और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ग को ए व बी उपवर्ग में पुनः विभाजित कर दिया। इस प्रकार मेंडलिव ने आवर्त सारणी बनाने के लिए 16 उपवर्गों का निर्माण किया। अब मेंडलिव के समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, जिसको बाद में दर्शाने के लिए उन्होंने सप्तमी वर्ग के रूप में एक शून्य वर्ग और बनाया। इसी प्रकार क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने आवर्त नाम दिया था और आवर्त की संख्या अपनी आवर्त सारणी में कितनी रखी थी? 6। बस इतना दिया मेंडलिव के समय। अब 2 पॉइंट आपसे और पूछे जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, मेंडलिव की आवर्त सारणी की विशेषता, और दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा मेंडलिव की आवर्त सारणी की कमी। तो नंबर फर्स्ट विशेषता में अपन लेते हैं कि मेंडलिव ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम को लागू किया था, लेकिन सामान्य गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही वर्ग में लाने के लिए कुछ स्थानों पर
मेंडलीव ने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया। जैसे आयोडीन का परमाणु भार 126.9 होता है, टेलुरियम का परमाणु भार 127.6 होता है। तो इस हिसाब से पहले कौन सा तत्व आना चाहिए? आयोडीन आना चाहिए, लेकिन मेंडलीव ने समान तत्वों को एक ही वर्ग में लाने के लिए टेलुरियम को आयोडीन से पहले रखा था। ये इसका एक विशेष गुणधर्म होगा। दूसरा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, जिसको छोड़ने के पीछे रीजन था कि आने वाले समय में नए तत्वों की खोज हो सकती है और उन नए तत्वों को खोजने के पश्चात इन रिक्त स्थानों में क्या किया जा सकता है? फिलअप किया जा सकता है या बढ़ा जा सकता है। जैसे उन्होंने एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन नामक रिक्त स्थान छोड़े थे, जो वास्तविक सत्य थे, क्योंकि उसके पश्चात उनके स्थान पर दूसरे तत्वों की क्या हुई थी? खोज हुई। ये इसकी क्या हो गई? आवर्त सारणी की, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी। और उसके पश्चात दूसरी विशेषता है, ये उसकी आवर्त सारणी का क्या हो गई? गुणधर्म। और उसके पश्चात क्या दिखती है आपको? कमी में मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहली कमी थी कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सबसे पहला जो परमाणु भार के आधार पर तत्व आता है, कौन सा? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए। तो पहली कमी क्या है बेटा? मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए। दूसरी कमी क्या रह गई? मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, उस आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का सभी स्थानों पर पालन नहीं हुआ। नंबर 3, तीसरी कमी क्या रह गई? मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिक क्या है? अपन आगे पढ़ेंगे। समस्थानिक को कोई स्थान नहीं दे पाए। चौथी, तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, तो उसके कारण समान गुणधर्म वाले तत्व है अलग अलग वर्ग में, वह असमान गुणधर्म वाले तत्व है एक ही वर्ग में आ गए। ये इसकी क्या है बेटा? कमी है। अब इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों, जो आपकी बुक में इससे आगे वाले पन्ने में आधुनिक आवर्त सारणी दे रखी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में आप जैसे जैसे बढ़ते जाओ, तो पहले आपको कहा था 30 तक के तत्वों को याद करो, इसके 50 अब कहां तक बढ़ा? 50 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को याद करना शुरू कर दो, ताकि ये लेसन आपका क्या हो जाए बेटा? इजी हो जाए। थैंक्स।